बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, आपने मुख्तलिफ भोंपुओं को मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के प्रोग्राम्स के ऊपर बैठकर यह कहते हुए सुना है कि आ रही है तरमीम, नंबर पूरे हो गए हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ऑन बोर्ड आ चुके हैं, अब कोई नहीं रोक सकता, इमरान खान खत्म शो, कहानी खत्म हो गई, काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन मिल गई है, मेरी मिलने जा रही है, अब कोई रोक के दिखाए, किसी में बाप में भी इतनी ताकत नहीं है, फला 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 फला। बहुत सारी चीजें आपने सुनी है। अब तक की सबसे बड़ी और ताज़ा तरीन खबर यह है कि हुकूमत की ये जो पूरी नंबर गेम है ये बढ़ चुकी है। कम से कम आज के दिन तक, अभी जब मैं ये आपके सामने कर रहा हूं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक हुकूमत के नंबर पूरे नहीं है। मैं आपको मिसाल के साथ और सबूत के साथ आपके सामने रख दूंगा कि नंबर क्यों पूरे नहीं है। क्योंकि आज अभी जो कुछ देर पहले इजलास का एजेंडा जारी हुआ था, उस एजेंडे में आज 6 निकाती एजेंडा था, उसके अंदर कोई तरमीमी बिल नहीं लेकर आया जा रहा है। तो अगर आपके नंबर पूरे हैं तो आप अभी क्यों नहीं, आज यानी कल की कहानियां क्यों सुना रहे हैं? पूरे पिछले 10 दिन हो गए हैं, कभी कोई कहानी सुनाते हुए नजर आते हैं, कभी कोई कहानी सुनाते हुए नजर आते हैं, और आखिरी तो इन्होंने बड़ा मार्का मारा है। ओ जी, मौलाना फजलुर रहमान की देखिए, कराची की जो फ्लाइट थी वो कैंसिल करवा ली, मौलाना फजलुर रहमान कराची जा रहे थे, अब वो रुक गए हैं, यकीनी तौर पर वो अपना कोई किरदार अदा करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान ऑन बोर्ड आ चुके हैं, और फला फला। ये इनका जो रिसेंट जो एक इनका पैगाम है वो ये है। अच्छा जनाब, आप जरा सुन लीजिए कि मामला इतना सादा नहीं है और इतना आसान नहीं है। और फिर इन्होंने कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के बारे में भी जो है वो नाम लिए और कहा कि जनाब फला फला आ रहा है। सबसे पहली बात यह है, देखिए, अगर बिल फर्ज नंबर गेम की बाद में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम यही कह लें कि मिसाल है, ये किसी भी तरीके से जेन्युइन नंबर्स के साथ भी ये तरमीम कर लें तो भी ये तरमीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कायम नहीं रह सकती है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट का काम ही यह है टू रिव्यू द लॉ। आप कहेंगे नंबर्स पूरे हों, पार्लियामान ने मंजूर की हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको कलादम करार देते? ऐसी कोई भी तरमीम जो आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ हो वो कायम नहीं रह सकती है। मिसाल देता हूं, किसी भी रियासत के 3 पिलर्स होते हैं, यानी हमारे पाकिस्तान के तो कम से कम रियासत के सो कॉल्ड 3 ही पिलर्स हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो लेजिस्लेशन करते हैं आपके एग्जीक्यूटिव्स और आपकी जुडिशरी। First to make the law, second one to review the law, to implement the law, and third one to review the law। यानी कि जो कानून साजी है वो काम करना लेजिस्लेशन का है, इंप्लीमेंटेशन जो है वो एग्जीक्यूटिव का काम है, और जो जुडिशरी है उसने टू रिव्यू करना होता है, उसने देखना होता है कि लॉ जो है वो सही है या नहीं है, वो आइन के खिलाफ वर्जी तो नहीं है। अब अगर ये जिस तरह से ये कहानियां सुना रहे हैं, सबसे पहली बात आपने ये सुनना है कि ये जिस तरह से कहानियां सुना रहे हैं कि जनाब वो होगा ये कि चीफ जस्टिस की अगर हम मुद्दत इस तरह से कर दें कि वो पैनल जाया करे, और ये मुमकिन नहीं है। आप कहेंगे कि आर्मी चीफ का तो होता है, तो फिर चीफ जस्टिस का मुमकिन क्यों नहीं है? आर्मी चीफ और पुलिस और ये सारे ये आते हैं एग्जीक्यूटिव्स में, एग्जीक्यूटिव अंडर आती है गवर्नमेंट के, जबकि जुडिशरी गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। जुडिशरी जो है ना वो आजाद इदारा है। जुडिशरी जो है वो पार्लियामान के अंडर भी नहीं है, वो एक आजाद इदारा है। एक आजाद, अगर वो आप उसे पार्लियामानी कमेटी के तहत दे देंगे तो वो बिल्कुल वो पार्लियामान के अंडर आ जाएगा, वज़ीर आज़म के तहत दे देंगे तो वो एग्जीक्यूटिव के अंडर आ जाएगा। तो ना आप उसे वज़ीर आज़म ये फैसला कर सकता है ना। देखिए, जो आपका होता है ना आर्मी चीफ, वो आती है जनाब, 6 बंदों का नाम आते हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव, वज़ीर आज़म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव, वो सेलेक्ट करता होता है। जो ये चीफ वाला काम है, यानी कि चीफ जस्टिस वाला, वो एग्जीक्यूटिव, यानी कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे तय कर सकता है कि कौन नया चीफ जस्टिस होगा? ये मुमकिन ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। लिहाजा ये जो शिक है ना, बजाते तौर मतलब आइन के मुतसादिम है, ये आइन के बुनियादी ढांचे के मुतसादिम है। अब अगर नंबर्स की बात करें, अच्छा चले फिर वक्त कहते हैं जना, वो तो बात की बात है ना। पहली बात तो जो है कि नंबर्स पूरे हो। नंबर्स किस तरह से पूरे हो? इन्होंने मुख्तलिफ कहानियां सुनाई। कभी पहले तो 5 लोगों का बताया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन लोगों का नाम भी मैं आपके सामने रख देता हूं जिनके नाम लिए गए। कहा गया जी, रियाज फतियाना साहब, मुबारक ज़ेब साहब, सादुल्लाह बलोच साहब, अमीर सुल्तान साहब, महबूब सुल्तान साहब, औरंगजेब खिची साहब, जो है वो ये सारे नाम सामने आ रहे हैं। मैं इनके बारे में आपको यकीन से कह सकता हूं, इनमें से जो अक्सर नाम लिए गए हैं, ऐसा नहीं है ये जो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रहे हैं, ये जो नाम है ये इमरान खान के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं, ये आप तसल्ली रखिए। ना रियाज फतियाना साहब जिनके बारे में कहा जा रहा है, और ना अच्छा शरियार अफरीदी का भी नाम लिया जा रहा था जी, वो भी खिलाफ देंगे, और ये वैसी कहानी है जैसे जनरल फैज अंदर मिल के आए हैं ना इमरान खान को, जैसी कहानी जावेद चुल साहब सुना रहे हैं। तो ये सारा का सारा झूठ है। अब नंबर गेम मिसाल है, ये बंदे तोड़ भी लेते हैं। चले मैं आपके सामने ये भी कह देता हूं कि अगर ये बंदे तोड़ लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप कहेंगे कि फिर तो नंबर गेम पूरी हो जाएगी। नहीं,
असल इनका मसला, मैं आपको जियो की खबर बता रहा हूं, जियो को कोट करके, ऐसा नहीं है कि ये मेरा तज्जिया है, मैं जियो को कोट करके आपको बता रहा हूं कि सेनेट के अंदर ये मौलाना को साथ मिलाकर भी 2/3 पूरी नहीं कर सकते हैं। वो किस तरह से? क्योंकि 2/3 के लिए चाहिए 64 लोग पूरे हो जाते हैं अगर मौलाना फजलुर रहमान के नाम लोग साथ मिलाए जाए। बट यहां पर प्रॉब्लम यह है कि जो चेयरमैन सेनेट है वो अपना वोट कैसे कास्ट कर सकता है? इसके ऊपर जो सेक्रेटरी हैं वो उनकी जानिब से ये बताया गया है कि जब चेयरमैन सेनेट मौजूद हो सेनेट के अंदर तो उनकी कुर्सी के ऊपर कोई और नहीं बैठ सकता है। चेयरमैन की मौजूदगी के अंदर उनकी कुर्सी के ऊपर कोई और नहीं बैठ सकता है। यानी कि अगर यूसुफ रजा गिलानी वोट कास्ट करते हैं तो ऑब्वियसली फिर उनकी कुर्सी के ऊपर किसी और को बैठना पड़ेगा। अगर उनकी कुर्सी के ऊपर कोई और बैठता है तो फिर चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी वोट नहीं कास्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी मौजूदगी में उनकी कुर्सी पर कोई और बैठ नहीं सकता है। तो जो यूसुफ रजा गिलानी का वोट है वो कम होकर कट कर इनके पास पीछे बढ़ जाते हैं 63 वोट। अगर ये मौलाना फजलुर रहमान को और बाकी जो इनके इत्तेहादी जिनके बारे में ये खबरें चला रहे हैं उन सबको साथ भी मिला लेते हैं, इन सबको साथ भी मिला लेते हैं तो भी ये जो वोट है यूसुफ रजा गिलानी वाला अदा की करना चाहिए, ये मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो देखें अब काचे माचे वाले और आज रात के दरमियान बंदे पूरे कर लें किसी भी तरह से, वो तो फड़ तड़ के आप फिर किसी भी तरह से पूरे कर लें। मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो जेन्युइन नंबर गेम की बात कर रहे थे ना, जो हमारे पास जेन्युइन नंबर गेम पूरी हो चुकी है, हमें कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो नंबर गेम वड़ी हुई है। अगर पूरी होती, अगर इनके पास सीधा सीधा कोई रास्ता निकल रहा होता तो ये आज के दिन ही ये सारा किस्सा तमाम कर देते। लेकिन मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूं कि ये चीजें ऐसी नहीं है, इनके पास नंबर्स पूरे नहीं है। अभी ये पिछले 10 दिनों चला रहे हैं, आज जाई तक कल लाई, आज जाई तक कल लाई तरमीम, आज तो कम से कम नहीं आ रही है, कल के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन कल आज रात तक क्या। और फिर एक और खबर ये भी है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अभी मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड नहीं है। वो ऑन बोर्ड किस लिए नहीं है वो मैं आपको बताता हूं। मौलाना फजलुर रहमान साहब एक्सटेंशन नहीं चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। और मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने वोट्स के बदले में बहुत कुछ मांग भी रहे हैं कि मैं आपको वोट दे देता हूं लेकिन हमें फला चीज चाहिए। अब एक्सटेंशन नहीं होती है तो फिर इनका बुनियादी मकसद पूरा नहीं होता। मौलाना फजलुर रहमान साहब इनके साथ बात करने के लिए तैयार हैं, इनकी बात सुनने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन वो कुछ बुनियादी चीजों के ऊपर, जैसे कि वो कहते हैं ठीक है कमेटी वाली बात में मैं मान जाता हूं कि ठीक है पैनल जाए और ये वो। अब जब ये पैनल जाएगा और ये सारी चीजें कर रहे हैं तो उसके ऊपर इनका दिल ये है कि हम फिर पहले जो 3 जज हैं, 3 सीनियर जज, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, इन तीनों को फारिग कर दें और चौथे नंबर पर जो सीनियरिटी के अंदर आते हैं राइट नाउ 5वें नंबर पर, और काजी फाइज ईसा के बाद, माफ कीजिएगा, काजी फाइज ईसा की मौजूदगी में 5वें नंबर पर सीनियरिटी में, और काजी फाइज ईसा के बाद चौथे नंबर पर सीनियरिटी में उनको जस्टिस अमीनुद्दीन खान को चीफ जस्टिस बनाया जाए। अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान को इसलिए चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं क्योंकि वो कार्बन कॉपी है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की, बल्कि काजी फाइज ईसा साहब से भी 2 कदम आगे बढ़ के जाते हैं। उनकी अहलियत क्या है वो आपने मुख्तलिफ लाइव हुई हैं, समातें वो देख ली हैं, वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं उनके लीगल माइंड को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली काबिल हैं तो तभी जज हैं, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो कितना कॉम्प्लेक्स केसेस कितने उन्होंने देखे हैं, कितने कॉम्प्लिकेटेड केसेस को उन्होंने डील किया है, वो रिकॉर्ड साहब के सामने है। वो कितना बोल लेते हैं, कितनी जरा करते हैं, कितनी बहस करते हैं, मतलब जरा से मुराद ये सवाल जो आप कितने वकीलों से करते हैं वो भी आपने जो है ना वो लाइव समातों के अंदर देख लिया है। लेकिन अमीनुद्दीन खान साहब इस वक्त इन्हें सूट करते हैं, इसलिए ये चाह रहे हैं कि वो हो। अब ये सारी चीजें मैं अब आपको बता रहा हूं कि ये नहीं रह सकती हैं। एक और इनकी कोशिश ये है कि 2 क्वेश्चन कर रहे हैं। एक तो या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है उसकी तादाद में इजाफा कर दिया जाए, यानी कि 3 है तो 6 कर दी जाए या 7 कर दी जाए, यानी कि 7 जजेस बैठकर ये फैसला करेंगे और फिर वोटिंग होगी ताकि काजी फाइज ईसा साहब और उनके ग्रुप को जो है वो मेजॉरिटी मिल सके। या फिर इनका दूसरा इरादा ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को ही सिरे से खत्म कर दिया जाए। अब जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को सिरे से खत्म किया जाएगा तो नाज़रीन कराम ये मामला दोबारा चैलेंज होगा कोर्ट के अंदर। अब जब कोर्ट के अंदर चैलेंज होगा तो फिर काजी फाइज ईसा साहब किस मुंह से ये इसको जो है ना वो खत्म करने देंगे, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने वड्डी पुप्पी की तरह, जैसे वो गाँव में नहीं पुप्पू होती उनकी तरह स्यापा डाला हुआ था, स्यापा कि जनाब ये पता है उठ जाते थे और ये मैं नहीं बैठना, मैं नहीं करना, मैं पता है फौजी समात यानी कि इनको बेंच में शामिल कर लिया गया, बैठ भी गए
और वहाँ से एहतजाजन उठ के चले गए। कितनी देर ये चैम्बर वर्क करते रहे कि जनाब वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया हुआ है मैंने तो उसी के अंडर जो है वो समातें करनी है, इसके अलावा तो मैंने समाती नहीं करनी है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना सादा आसान मामला नहीं है ये सारी चीज़ें करना। इमरान खान साहब इनसे बहुत आगे हैं दिमागी तौर के ऊपर, वो इनके साथ खेल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि वो नफ्सियाती जंग इनसे जीत चुका है। मिसाल देता हूं, आप देखिए कि FIA का केस किया गया उनके ऊपर ट्वीट का कि जनाब वो ट्वीट कर रहे हैं और फलां कर रहे हैं। आज अगले ने सवेरे उठ के फिर ट्वीट मारा हुआ है और इमरान खान से इनका मुकाबला नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि अभी पता चला कि ऑक्सफोर्ड ने ना वो 100 अपने लोगों की फहरिस्त जारी किया जो पॉपुलर और मशहूर तरीन है, ठीक है, उनमें से चौथे नंबर पर इमरान खान है। पहले 3 में वो नहीं है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ऑक्सफोर्ड का। आज फिर दोबारा नए आर्टिकल्स मुख्तलिफ इंटरनेशनल अखबारों में लिखे गए हैं कि इमरान खान, इनफैक्ट ब्रिटिश MP ने एक आर्टिकल भी लिखा है इसके ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि उसका कद कहीं और है और वो इनसे उनका मुकाबला ही नहीं है इस पूरी हुकूमत के छोटे कद वाले नाटों से। मैं सियासी तौर पे छोटा कद कह रहा हूँ, बाकी तो अल्लाह ताला की मर्जी है, जिसको किसी को कद दे किसी को सेहत दे ये उसकी मर्जी है। मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कोई इस तरह के रिमार्क्स पास कर रहा हूँ। मैं सियासी कद की बात कर रहा हूँ कि सियासी कद इनका जो है वो इमरान खान के मुकाबले में बहुत छोटा है। अच्छा, एक खबर और सुन लीजिए, वो जनाब भोंपू, एक और भोंपू की खबर है। मैंने आगाज़ भी भोंपुओं से किया था, इख्तिताम भी भोंपुओं से कर देता हूँ। जनाब हमारे सो कॉल्ड सीनियर, किसी ज़माने हमें अपना आइडियली समझते होते थे और समझते थे कि ये बड़ी शानदार सहाफ़त करते हैं, लेकिन ठुस निकले जावेद चौधरी साहब। जावेद चौधरी साहब जो है वो उन्होंने बताया है कि जनरल फैज़ हमीद अली अमीन गंडापुर के साथ आके इमरान खान से मुलाकात करके गए। इदारों को इस बात का पता नहीं चला। ये ना एक तरफ हम ये कहते हैं कि हमारी जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI वो दुनिया में नंबर 1 है। एक तरफ हम ये जो है ना वो क्लेम करते हैं और दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि हमारे इदारों को पता ही नहीं चला कि एक बंदा आता है और कैमरों की मौजूदगी में हर वक्त इमरान खान की तो छोटी सी छोटी हरकत पर नज़र रखी जाती है, आता है और एक जो है ना वो साबिका DG ISI आके मिलकर चला जाता है और हमारे इदारों को पता नहीं चलता। पता नहीं कैसी खच मारी है जावेद चौधरी साहब ने, लेकिन माजरत के साथ वो पिछले कुछ अरसे से खच्चे ही मार रहे हैं और माजरत के साथ किसी हद तक खच्ची बन गए हैं। तो ये स्टोरी है। अब देखते हैं, आज के दिन तो नहीं हो रहा, कल आज रात के दरमियान ये क्या खिचड़ी पकाते हैं, किस तरह से काचे माचे करते हैं, ये आज रात देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात और बारीकियां समझ आ गई होंगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।